हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट का। दैट व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंजेस, कि स्टॉक एक्सचेंज सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस बनाए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। फर्स्ट इज़ योर रिकग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, कि एक स्टॉक एक्सचेंज को एक रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से बनाया जाता है। अब वो स्टॉक एक्सचेंज जो अपने आप को रिकग्नाइज कराना चाहती है अंडर सेबी और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंडर, अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज अपने आप को रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बनना चाहती है तो उनको कुछ एक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरा करती हैं तभी वो क्या कर सकती है, तभी वो एक रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बन सकती है। अब वो रिक्वायरमेंट किस किस के रिगार्डिंग उनको पूरी करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन उसने कैसे बनाना है, उसके कौन से मेंबर्स होंगे और उनके पास क्या क्या पावर्स होंगे मैनेजमेंट के पास, लॉज से रिलेटेड, बाय लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, और उनको पेरियोडिकल रिटर्न्स किस तरीके से फुलफिल करने हैं। वो सारे रिक्वायरमेंट्स को अगर एक स्टॉक एक्सचेंज पूरा करती है तभी वो अंडर सेबी एक रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बन सकती है। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उनको पूरी करनी पड़ती हैं। फर्स्ट इज़ योर एप्लीकेशन फॉर रिकग्नाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कि सबसे पहले एक स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगी, एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखेगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी जो लिखी जाएगी वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में लिखी जाएगी, प्रिस्क्राइब मैनर में लिखी जाएगी, और वो एप्लीकेशन फॉर्म किसको सबमिट कराई जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराई जाएगी। अब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उनको एक कॉपी सबमिट करानी है, किसकी, द एप्लीकेशन बी अकम्पेन्ड बाय अ कॉपी ऑफ बाय लॉज, कि उन्होंने अपने स्टॉक एक्सचेंज के क्या लॉज बनाए हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया है, उनके कौन से मेंबर्स हैं, कौन प्रमोटर्स हैं, ठीक है, उनकी मैनेजमेंट के पास क्या पावर्स हैं, उन मैनेजमेंट की पावर्स एंड ड्यूटीज़ को मेंशन करेंगे, उनके कौन से ऑफिस बियरर्स हैं, मेंबर्स को किस तरीके से एडमिट किया जाएगा, उनका रीएडमिशन किस तरीके से होगा, अगर किसी मेंबर को अगर हमने सस्पेंड करना है तो वो उनको किस तरीके से सस्पेंड किया जाएगा। वो सारी चीज़ें वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक कॉपी सबमिट कराएंगे, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेकेंड आता है आपका ग्रांट ऑफ रिकग्निशन टू स्टॉक एक्सचेंज, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो उसने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो उसने कॉपी भेजी है, जो कंडीशंस बताई हैं, अगर एक स्टॉक एक्सचेंज उन कंडीशंस को पूरा करती है तो ही उसको क्या दी जाती है, ग्रांट दी जाती है एक रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बनने के लिए। अब वो ये चेक करते हैं कि जो उन्होंने रूल्स, उस स्टॉक एक्सचेंज ने जो रूल्स एंड बाय लॉज बनाए हैं वो प्रॉपर बनाए हैं और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाए हैं। मीन्स ये वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर उन्होंने रूल्स बनाए हैं। दूसरा, दैट द रिकग्निशन वुड बी इन फेवर ऑफ ट्रेड एंड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं और साथ में पब्लिक इंटरेस्ट को भी वो ध्यान में रखकर उन्होंने वो जो रूल्स एंड बाय लॉज कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं। नेक्स्ट, that the stock exchange is willing to comply with the conditions which the central government, की जो वो कंडीशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई हैं उनके ऊपर, वो उन सारे कंडीशंस को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहले एक स्टॉक एक्सचेंज क्या लिखेगी, एप्लीकेशन फॉर्म लिखेगी एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, उसके साथ एक कॉपी लगाएगी अपने रूल्स की, कॉन्स्टिट्यूशन की, मेंबर्स की। सेकेंड, ग्रांट ऑफ रिकग्निशन, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि वो सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सब कंडीशंस को उन्होंने पूरा किया, वो रूल्स बाय लॉज को सबको फॉलो कर रहे हैं और वो पब्लिक इंटरेस्ट फेयर ट्रेडिंग को रखकर वो काम करेंगे, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्टॉक एक्सचेंज को रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बना देती है। नेक्स्ट आता है आपका कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। अब ये रूल है, जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है उनको क्या किया जाएगा, कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा, डीम्यूचुअलाइज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन सिक्योरिटी कंट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली। हर एक स्टॉक एक्सचेंज को कॉर्पोरेटाइज एंड डीम्यूचुअलाइज होना ज़रूरी है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका विड्रॉल ऑफ रिकग्निशन, कि अगर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है या फिर वो इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट वो जाकर काम कर रही है, तो उसके पास ये राइट है कि वो एक रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से उनका रिकग्निशन वापस ले सकते हैं, उनसे विड्रॉल ले सकते हैं अगर वो उन कंडीशंस को पूरा नहीं करते हैं या फिर वो इंटरेस्ट और इन्वेस्टर्स और पब्लिक के अगेंस्ट जाकर अगर वो काम कर रहे हैं तो उनसे उनकी रिकग्निशन वापस ले ली जाती है। वापस विड्रॉल करने से पहले, रिकग्निशन को विड्रॉल करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टॉक एक्सचेंज को एक अपॉर्चुनिटी देती है, वो अपॉर्चुनिटी देगी उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने की। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसके क्या रीजंस थे कि उन्होंने ऐसा किया। एक अपॉर्चुनिटी देने के बाद वो फाइनल डिसीजन लेती है कि उनको उस स्टॉक एक्सचेंज का रिकग्निशन वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, रिकग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें एप्लीकेशन लिखी जाएगी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ग्रांट देखिए रिकग्नाइज करने के लिए। फिर और उस स्टॉक एक्सचेंज को क्या होना पड़ेगा, कॉर्पोरेटाइज होना पड़ेगा, डीम्यूचुअलाइज्ड होना पड़ेगा। लास्ट कि अगर वो उन कंडीशंस को, रूल्स को फॉलो नहीं करती है, पब्लिक अगेंस्ट काम करती है, तो उनके रिकग्निशन को क्या कर दिया जाएगा, विदड्रॉ कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोविज़न आता है आपका पावर ऑफ रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, कि वो स्टॉक एक्सचेंज जिसको रिकग्नाइज कर दिया गया अब उसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग वोटिंग राइट्स, और वो रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जिसको रिकग्निशन मिल गई है अब उसके पास राइट है कि वो वोटिंग राइट्स के रिगार्डिंग वो रूल्स को बना भी सकती है और उनको वो अमेंड भी कर सकती है। कि अगर उसको टाइम टू टाइम लगे कि मुझे इस रूल को चेंज करना चाहिए या एक नए रूल को बनाना चाहिए, तो वो वोटिंग राइट्स के रिगार्डिंग उन रूल्स को बना सकती है और उनको अमेंड भी कर सकती है। अब वोटिंग राइट्स के अगेंस्ट कौन कौन से रूल्स होते हैं, जैसे सपोज़ कोई भी मैटर चल रहा है, कोई मीटिंग में कोई डिस्कशन चल रही है, अब एक रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के पास ये राइट है कि वो अपने मेंबर्स के ऊपर वोटिंग राइट्स के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है किसी भी मैटर को लेकर, या फिर कि अगर उसके जितने मेंबर्स हैं उनकी वोटिंग राइट्स को रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है, रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज काम करती है, ताकि हर एक वो पर्सन के पास, हर एक मेंबर जो उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स है, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, उनको रेगुलेट भी कौन करती है, ये रिकग्नाइज्ड रेगुलेशन के रिगार्डिंग पावर्स और रूल्स भी कौन बनाती है, ये स्टॉक एक्सचेंजेस, उनके रिगार्डिंग पावर्स एंड रूल्स वो बना सकते हैं। और अगर कोई मेंबर जनरल मीटिंग में, अगर कोई वोटिंग मेंबर है, इक्विटी शेयर होल्डर है, वो अपनी जगह पर किसी प्रॉक्सी मेंबर को अपॉइंट करता है, तो उसके ऊपर भी वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कि आप किसी और को अपनी जगह पर किसी और को राइट नहीं दे सकते वोटिंग करने के लिए। या फिर इसके अलावा कोई भी मैटर्स होते हैं रिलेटेड टू द वोटिंग राइट्स, उनके अगेंस्ट जैसे नेसेसरी होता है ऑन द स्पॉट वो कुछ रूल्स बना सकती है। नेक्स्ट आता है आपका पावर्स टू मेक बाय लॉज। नाउ इन पावर टू मेक बाय लॉज में क्या होता है, अब एक स्टॉक एक्सचेंज के पास ये राइट है कि वो बाय लॉज बना सकती है, ठीक है, रेगुलेशंस बना सकती है, कुछ एक कंट्रैक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वो रूल्स बना सकती है। बट ये सब रूल्स वो सेबी से अप्रूवल लेने के बाद, जब वो रूल्स बना रहे हैं, ये बाय लॉज बना रहे हैं, सबसे पहले उनको किससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सेबी से पहले अप्रूवल लेने के बाद वो ये सारे रूल्स एंड बाय लॉज बना सकते हैं, एक स्टॉक एक्सचेंज बना सकती है। Any stock exchange may make bylaws for the regulation and control of contract subject to prior approval of SEBI। एक बार SEBI से अप्रूवल लेने के बाद एक स्टॉक एक्सचेंज, रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के पास ये राइट है कि वो क्या बना सकती है, बायलॉज बना सकती है। अब किस किस से रिलेटेड बायलॉज बनाए जाते हैं, अब जैसे मार्केट कब ओपन होगी, कब क्लोज होगी, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, ट्रेडिंग वर्किंग आवर्स क्या होंगे, इससे रिलेटेड रूल्स बनाना।
और जो आपका क्लियरिंग हाउस है, स्टॉक एक्सचेंज का जो क्लियरिंग हाउस है, वो अपने जो कंट्रैक्ट्स कर रही है इन्वेस्टर्स के साथ, उन ब्रोकर्स के साथ, तो उन कंट्रैक्ट्स को किस तरीके से सेटल किया जाएगा, उनकी सेटलमेंट किस तरीके से होगी, और क्लियरिंग हाउसेस को जो वो सेटलमेंट्स कर रही है उसकी पीरियोडिक स्टेटमेंट उसको किसको देनी पड़ेगी, सेबी को देनी पड़ेगी अपने कंट्रैक्ट्स की। और क्या देंगे, वो सबमिट कराएंगे कि वो ब्लैंक ट्रांसफ़र्स पर उनको रेगुलेट कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज, उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगा सकती है। और अगर कोई कंट्रैक्ट्स कर रहा है तो उन कंट्रैक्ट्स की टर्म्स कंडीशंस क्या क्या रखी जाएंगी, जो उसके मेंबर्स हैं, अगर किसी की भी ऊपर अगर फ़ाइन पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं तो उन फ़ाइन पेनल्टीज़ को किस तरीके से रिकवर किया जाएगा। अगर उसके जो मेंबर्स हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने अकाउंट से, अपने पर्सनल अकाउंट से, तो उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, उनके साथ डील किस तरीके से किया जाएगा इस मैटर्स में। और कि सेपरेट करना कि जॉबर्स का क्या क्या काम है और ब्रोकर्स का क्या क्या काम है, उनके फंक्शंस को सेपरेट किया जाएगा ताकि हम अपने ब्रोकर्स को एक कंपनी की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो लीक होने से उनको सेव कर सके। तो इसके रिगार्डिंग एक स्टॉक एक्सचेंज के पास ये राइट है कि वो क्या अलग बना सकती है, बायलॉज बना सकती है प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी के बाद। सबसे पहले उसको सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो बायलॉज बना सकती है। अब आता है आपका कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉयलेशन ऑफ बायलॉज की वो कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स वो लॉज जिनको वॉइड किया जाता है, वॉइड मतलब जिनको तोड़ा जाता है, जिनको फॉलो नहीं किया जाता, उनको क्या क्या पनिशमेंट दी जाएंगी, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर कोई बाय लॉज को फॉलो नहीं करता उनके ऊपर फाइन कितना लगाया जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन से मेंबर्स को सस्पेंड किया जाएगा, एक्सपल्शन किया जाएगा उनका, या उनके ऊपर कोई और पेनल्टी किस तरीके से लगाई जाएगी, वो सारे रूल्स कौन बनाते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस बनाते हैं। किससे अप्रूवल के बाद, सेबी से अप्रूवल लेने के बाद। तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट, पावर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, के स्टॉक एक्सचेंज के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट टू स्टॉक एक्सचेंज रिगार्डिंग रूल्स टू बी मेड और टू अमेंड रूल्स। कि गवर्निंग बॉडी से कंसल्ट करने के बाद अगर उनको लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज के कुछ रूल्स को हमें चेंज करना चाहिए या उनको अमेंड करना चाहिए, तो वो स्टॉक एक्सचेंज को डायरेक्ट करती है कि आप अपने रूल्स को चेंज करो, डायरेक्ट करो विदिन 2 मंथ्स। कि अगर वो 2 मंथ्स के टाइम पीरियड में वो चेंजेस नहीं करते तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही उन रूल्स को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। नेक्स्ट आता है आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। अब हर एक स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग हाउस होता है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफ़र, तो एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का ये काम है कि वो अपने क्लियरिंग हाउसेस को बताए कि उनके ड्यूटीज़ क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस के बारे में बताएगी। बट उनकी ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस को पहले उस स्टॉक एक्सचेंज को क्या करना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किसकी, सेबी की। प्रायर अप्रूवल लेने के बाद वो अपने क्लियरिंग हाउसेस को उनकी ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस के बारे में बताएगी। द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज एस्टैब्लिश्ड एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बनाई गई है किसके अंडर, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली एक कंपनी क्रिएट की जाती है, दैट इज़ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जिनमें उनका जो मेन काम होता है, क्यों बनाई गई है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ताकि जो वो कंट्रैक्ट्स कर रहे हैं क्लियरिंग हाउसेस वो उनके पीरियोडिकल सेटलमेंट कर सकें, पीरियोडिकल सेटलमेंट हो सके उनकी। नेक्स्ट द डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ की वो टाइमली क्या करें, टाइमली सिक्योरिटीज़ की डिलीवरी हो, उनकी पेमेंट हो। और इसके अलावा ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई भी अगर कोई मैटर होता है उससे रिलेटेड भी वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पावर ऑफ सेबी टू मेक और अमेंड बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की। एक सेबी के पास ये राइट है कि अगर उसको लगता है एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड उनको कुछ एक रूल्स को अमेंड करना है या बनाना है, उनके पास पावर है कि वो उन रूल्स को बना भी सकते हैं और कुछ एक रूल्स में वो अमेंडमेंट्स भी कर सकती है। 6th पॉइंट है आपका पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड गवर्निंग बॉडीज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज सुपरसीड, सुपरसीड का मतलब होता है टू टेक प्लेस, टू टेक प्लेस। कि कभी भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि गवर्निंग बॉडी ढंग से काम नहीं कर रही हैं तो गवर्निंग बॉडीज़ की जगह रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट
काम करती है। मीन्स यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुपरसीड कर लिया किसको, गवर्निंग बॉडीज़ को। मीन्स अब गवर्निंग बॉडीज़ की जगह रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन गवर्न कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करे। गवर्निंग बॉडीज़ की जगह किसने ले ली है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कि वो मेंबर जो ऐसे रिकॉग्नाइज जो मेंबर्स बनते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंपनी एंड एज एन कॉरपोरेशन की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी वो क्या बन सकेंगे, उस कंपनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बन पाएंगे। अब हम करते हैं इंडिविजुअल के रिगार्डिंग। द इंडिविजुअल्स हु सेटिस्फाई द फॉलोइंग, कि वो इंडिविजुअल्स जो डिफरेंट कंडीशंस को पूरा करते हैं वो ही रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के क्या बन सकते हैं, मेंबर्स बन सकते हैं। अब क्या क्या कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट है आपका कि वो कितने साल का होना चाहिए, कम से कम उसकी जो एज होनी चाहिए वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, वो एक इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हैज़ नॉट, कि वो बैंक करप्ट ना हो, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, या फिर वो किसी और बिजनेस में और कोई एम्प्लॉय ना हो। हाँ, वो एक ब्रोकर और एक एजेंट की तरह काम कर सकता है, बट वो किसी और कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता। उसके ऊपर कोई उधार ना हो, क्रेडिटर्स उसके ज़्यादा ना हो, उसने कोई ऑफेंस ना किया हो जिसके अगेंस्ट उसके ऊपर केस चल रहा हो, ऐसा कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। कोई विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए जिसको कहीं से एक्सपेल निकाला गया हो, और वो उस कंपनी में कम से कम मिनिमम कितने साल के लिए काम करेगा, 2 साल के लिए काम करेगा। अगर वो इन कंडीशंस को पूरा करता है तभी वो एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है। अब नेक्स्ट आता है कंपनीज एंड कॉरपोरेशन के रिगार्डिंग, क्या क्या कंडीशंस को, अब एक कंपनी और एक कॉरपोरेशन भी एक स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बन सकती है अगर वो इन कंडीशंस को क्या करती है, पूरा करती है। अब कंपनी के रिगार्डिंग कि एक ऐसी कंपनी जो एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बन सकती है वो किसके अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, अंडर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली वो बनी होनी चाहिए। मीन्स वो कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस को फॉलो कर रही हो, और उस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो उस कंपनी की क्या होने चाहिए, शेयर होल्डर्स भी होने चाहिए, ठीक है। अगर उस कंपनी की शेयर होल्डर्स हैं तो वो क्या होने चाहिए, उस स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स वो बन सकते हैं। मीन्स जो उसके डायरेक्टर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, अगर वो उसके क्या हैं, शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी के। एक आता है इसमें कंडीशन कि उन मेंबर्स की क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कि उस कंपनी में उन मेंबर्स की, उन डायरेक्टर्स की क्या होनी चाहिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए। द डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी हु आर द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी इन सच कंपनी। मीन्स वो क्या होने चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स होने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कि वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अब उनको बुक्स और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से मेंटेन करना है उनको। अब उनको जो बुक्स और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं वो भी अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग उनको अपने बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, मेंटेन करना है। अब हम पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और बुक्स को मेंटेन करना है, और उस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स को कौन कौन से बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, मेंटेन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं कि एक स्टॉक एक्सचेंज को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है। एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैज़ टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, कि उनको जो बुक्स और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन रखने हैं वो कितने सालों के लिए रखने हैं, 5 years के लिए। अब कौन कौन से बुक्स और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन रखने हैं उनको, एक होते हैं उनकी माइन्यूट बुक्स ऑफ द मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग, गवर्निंग बॉडीज़ के साथ मीटिंग, या फिर उनकी कोई स्टैंडिंग कमेटी है उनके साथ की मीटिंग, उनकी जो माइन्यूट बुक्स है उनको मेंटेन रखना है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। किस किस की बुक्स, मेंबर्स की, गवर्निंग बॉडीज़ की, या फिर उनकी कोई स्टैंडिंग कमेटी है, इन सब के साथ अगर उनकी मीटिंग हुई है तो उनकी बुक्स को मेंटेन रखना। और उसके कौन से क्लियरिंग मेंबर्स हैं, क्लियरिंग मेंबर्स की
पूरी डिटेल्स अपने पास रखना, उनका फुल नेम, एड्रेस, सब उनके पास डिटेल्स होनी चाहिए। उसके ऑथराइज क्लर्क कौन कौन से हैं उसका रिकॉर्ड रखना अपने पास। उसकी जो भी उसके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट्स पड़े हैं उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स का रिकॉर्ड होना चाहिए उनके पास, डिपॉजिट बुक्स का होना चाहिए, बैंक पासबुक उनके पास होनी चाहिए, जर्नल्स वो मेंटेन करें उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, और उनके पास उनकी कैश बुक मेंटेन होनी चाहिए फॉर द लास्ट 5 years। ये तो था कि एक स्टॉक एक्सचेंज को क्या क्या बुक्स और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करनी है। अब सेकंड हम कर रहे हैं कि हर एक उस स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स को क्या क्या डिटेल्स अपने पास रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं। फर्स्ट आते हैं आपका सौदा बुक। सौदा बुक मीन्स कि वो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ उसकी सारी डिटेल, उसको हम बोलते हैं सौदा बुक। जर्नल्स की रिकॉर्ड रखना उनके पास, क्लाइंट की लेजर मेंटेन होनी चाहिए, जर्नल लेजर उनके पास मेंटेन होनी चाहिए, कैश बुक होनी चाहिए उनके पास, बैंक बुक पासबुक होनी चाहिए, या फिर शेयर्स और सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने परचेज़ किए हैं, सेल की हैं आपके क्लाइंट्स ने, उसकी सारी डिटेल्स एक मेंबर को अपने पास रखनी पड़ेगी फॉर द 5 years। अब ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको सिर्फ 2 years के लिए अपने पास मेंटेन रखने हैं। दैट इज़ मेंबर कंट्रैक्ट बुक शोइंग डिटेल्स ऑफ ऑल कंट्रैक्ट्स, कि उन्होंने दूसरे मेंबर्स के साथ सेम स्टॉक एक्सचेंज में अगर किसी मेंबर ने दूसरे एक मेंबर के साथ अगर कुछ कंट्रैक्ट्स करे हैं तो उसकी सारी बुक, सारी डिटेल्स उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी काउंटर फॉल्स एंड डुप्लीकेट्स होने चाहिए कंट्रैक्ट के जो उन्होंने अपने क्लाइंट्स को इशू करें, कंट्रैक्ट नोट्स, रिटन कंसेंट होना चाहिए क्लाइंट्स का। अगर उन्होंने किसी के भी साथ एंटर किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो रिटन कंसेंट क्लाइंट का उन मेंबर्स के पास होना चाहिए। पॉइंट आता है आपका सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स, कि अब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को क्या क्या सबमिट, कौन कौन सी रिपोर्ट सेबी को सबमिट करानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करानी है, और क्या क्या रिटर्न्स उनको देने हैं। फर्स्ट हम करते हैं, एवरी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हैज़ टू फर्निश द सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअली अ रिपोर्ट अबाउट इट्स एक्टिविटीज़, कि उन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या एक्टिविटीज़ करी हैं, उसकी वो रिपोर्ट किसको देंगे, सेबी को देंगे। क्या क्या, और वो जो रिपोर्ट दी जाएगी एनुअल अपनी एक्टिविटीज़ की जो वो रिपोर्ट देंगे वो हर साल कब दी जाती है, 30 सितंबर। हर साल 30 सितंबर को वो रिपोर्ट सबमिट कराई जाती है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब उसमें वो ये बताएंगे, जब वो रिपोर्ट सबमिट करा रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ के, उसके साथ साथ वो ये बताएंगे कि अगर उन्होंने अपने कुछ रूल्स में, बायलॉज में चेंजेस किए हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। अगर उनके गवर्निंग बॉडीज़ में कुछ चेंजेस हुए हैं, कोई कॉम्पोजिशन में चेंज हुआ है, उसके बारे में इंटीमेशन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। या फिर उन्होंने कुछ न्यू सब कमेटीज़ बनाई हैं, उसके बारे में इंटीमेशन किया जाएगा। या फिर उन्होंने अपने किसी न्यू मेंबर को एडमिट किया या पुराना मेंबर गया है या फिर उसका रीएडमिशन हुआ है, किसी की डेथ हुई है, किसी ने रिज़ाइन किया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और उस स्टॉक एक्सचेंज की कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड हैं या कौन कौन सी सिक्योरिटी डी लिस्टेड हैं उनके बारे में बताया जाएगा। डिफ़ॉल्ट्स के बारे में इंटीमेट किया जाएगा। ठीक है, या फिर कोई इमरजेंसी में अगर उन्होंने ट्रेड से रिलेटेड कोई एक्शन लिया है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन में जो भी आपने अपने पिछले साल में किया है, फाइनेंशियल ईयर में किया है, आप वो सारी इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे। और कब दोगे, 30 सितंबर को वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हर साल 30 सितंबर को वो सारी इन्फॉर्मेशन एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। ये तो था मैटर से रिलेटेड। अब कौन कौन से रिटर्न से रिलेटेड उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, कि जो उनकी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं उनका क्या रेट चल रहा है, द ऑफिशियल रेट्स फॉर द लिस्टेड सिक्योरिटीज़, द नंबर ऑफ़ शेयर्स की उन्होंने उस साल कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स डिलीवर किए हैं थ्रू क्लियरिंग हाउसेस, कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स उन्होंने सेल करे हैं, उनका प्राइस क्या था, मेकिंग का प्राइस क्या था, क्लियरिंग हाउसेस ने क्या क्या प्रोग्राम्स किए हैं, द नंबर ऑफ़ लिस्टेड एंड डी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ कितनी हैं, कितने नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ उनकी लिस्टेड है, कितने नंबर डेज लिस्टेड हैं, द नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ ब्रॉट और रिमूव फ्रॉम द फॉरवर्ड लिस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस क्वार्टर, कि लास्ट ईयर में उनकी कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ लिस्ट हुई हैं, डी लिस्ट हुई हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन किसको दी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को।
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रेगुलेटरी फीस। एज पर सेबी regulations 2006, every stock exchange in India has to pay regulatory fee to SEBI with effect from January 1st 2007 कि हर एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को क्या करना पड़ेगा, अब एक रेगुलेटरी फ़ीस जो सेबी ने स्पेसिफाई की है हर साल उनको वो रेगुलेटरी फ़ीस किसको सबमिट करानी पड़ेगी, सेबी को सबमिट करानी पड़ेगी। ये थे आपके प्रोविजंस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज।